नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ की मूर्ति का अनावरण कर अमित शाह ने राजस्थान की सियासत को साधने की कोशिश कैसे की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिया कुमारी को लेकर राजस्थान की सियासत क्यों अटकलों का बाजार वहां गर्म है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एसपी सुप्रीमो को क्यों दीवार फाड़नी पड़ी, इसकी भी चर्चा होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीख बदलने की क्यों मांग की जा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के अपने ही उसके दुश्मन क्यों बन रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह ने यहां राजस्थान की सियासत को साधने की कोशिश की है। और इस मठ में जो मौजूदा प्रधान हैं महंत बालक नाथ हैं, जो अलवर के सांसद हैं, और बीजेपी ने उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से टिकट भी दे दिया है। अलवर और आसपास के इलाकों में इस आश्रम का बड़ा प्रभाव है। महंत बालक नाथ यादव समुदाय से आते हैं और अलवर और उसके आसपास की 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यादव वोट प्रभावी है। इस मौके पर अमित शाह ने बालकनाथ को विधायक बनाने की बात कही है। शाह ने कहा है कि अभी तक सांसद थे वो, अब विधायक बनने जा रहे हैं। पंडाल में मौजूद संतों ने बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाने की भी मांग उठाई। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। अब सुनवाते हैं आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान और क्या कहा। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं आज बालकनाथ जी के निमंत्रण पर यहां एकमात्र काम के लिए आया हूं। स्वर्गस्थ चांदनाथ जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ। आज बाबा मस्तनाथ की ये महान तपोस्थली में चांदनाथ जी की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है, भंडारे का भी कार्यक्रम है, और देश भर से कई नामी संत यहां पर चांदनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अमित शाह ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने यादव समुदाय और मस्तनाथ आश्रम के समर्थकों को सीधा संदेश दे दिया है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार अगर बनी तो महंत बालकनाथ की उसमें अहम भूमिका होगी। राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर सांसद दिया कुमारी के नाम से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। जयपुर में पीएम मोदी की सभा में दिया कुमारी काफी हाईलाइट नजर आई थी और इसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि दिया कुमारी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। इसको लेकर पत्रकारों ने दिया कुमारी से जब सवाल पूछा कि क्या वो वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए दिया कुमारी मुस्कुराई और इसे अफवाह करार दिया। सुनिए दिया कुमारी ने कहा क्या था। दिया कुमारी को लेकर कहा जाता है कि माना जा रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे यहाँ पर लंबे समय तक रही हैं, एक विकल्प के तौर पर दिया कुमारी हो सकती हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मीडिया की स्पेक्यूलेशंस हैं, सारी अफवाहें हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, मैं तो पार्टी के साथ ही रहूंगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हम सब पार्टी के साथ हैं। और ये सब बातें क्या है, लोगों को अच्छा लगता है मीडिया में ऐसी बातें करना, पर इनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्राओं के समापन पर 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में सभा हुई थी और इस सभा के बाद से ही दिया कुमारी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। इस विषय में दिया कुमारी को भाषण देने का मौका मिला और उन्होंने मंच का संचालन भी किया, जबकि सभा में मौजूद वसुंधरा राजे को संबोधन के लिए मौका तक नहीं दिया गया। इस घटनाक्रम को देखते हुए दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी मौसम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी इस बार सियासत का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि लखनऊ के गोमती नगर में स्थित JPNIC में जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए थे। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी रथ में सवार होकर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी थी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने JPNIC के गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद अखिलेश यादव JPNIC की दीवार को फांद कर अंदर पहुंच गए और मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। प्रशासन के रवैये के विरोध में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने यूपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि सभी समाजवादियों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा।
सुनवाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा क्या। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार पर तानाशाही के आरोप पहले ही लगाती रही है। जेपी की जयंती पर हुई इस घटना को चुनावी एंगल देखने में अखिलेश ने थोड़ी सी देर नहीं लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी की तरफ हम भी संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, जैसे उन्होंने दिया था, जो 2024 तक जाएगा और 2027 में यूपी में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। अब 23 नवंबर के बदले 25 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी होने की वजह से आयोग ने यह फैसला किया है। इसके चलते तारीखों के ऐलान के साथ ही इसमें बदलाव की मांग भी उठने लगी थी। लोकसभा सदस्य पीपी चौधरी ने इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी भी लिखी थी। राज्य में अबूझ सावे के रूप में विख्यात देवउठनी एकादशी के दिन 50,000 से ज्यादा शादियां होंगी, इसीलिए कई जगहों से मतदान की तिथि को बदलने की मांग उठाई जा रही थी। चलिए सुनवाते हैं आपको कि क्या कहा गया इसे लेकर। मेरे विचार से 23 नवंबर चुनाव की तारीख सही नहीं है, क्योंकि उस दिन देवउठनी की अर्स है। पता नहीं आचार संहिता चुनाव आयोग ने क्या विचार करके क्या सोच के रखी है। कोई बीजेपी वालों का सकंट है तो भी पता नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार है, दोनों हैं। अभी इस समय कांग्रेस सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है। दोनों सरकारों की क्या मंशा है भी इतना महत्वपूर्ण देवउठनी का त्यौहार है, उस दिन चुनाव राजस्थान में, वो भी बड़ा गलत रखा है। आशंका जताई जा रही थी कि त्योहार और शादियों के चलते वोटिंग पर असर पड़ सकता है। आम लोगों के साथ राजनेता भी इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की हैं। पार्टी का दावा यह है कि इससे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर टिकट्स नहीं मिलने से नाराज नेता बगावत पर उतर आए हैं। सागर जिले में बेटे को टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी के पूर्व सांसद ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अपने बेटे को विद्रोह करने के लिए भी समर्थन कर दिया है। वहीं उन्होंने पार्टी हाईकमान को अंधा बहरा और तानाशाह बता दिया है। पूर्व सांसद हैं लक्ष्मी नारायण यादव। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन उनका बेटा चुनाव लड़ता है तो उसके लिए प्रचार जरूर करेंगे। लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव जिले की बड़ा विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पहली सूची में वहां से वीरेंद्र लोधी को टिकट दे दिया गया। सुनवाते हैं आपको कि लक्ष्मी नारायण यादव, जो कि पूर्व सांसद हैं बीजेपी के ही, उन्होंने नाराजगी में और क्या कहा है। उन्होंने सोचा है हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए, कोई व्यक्तिगत में। भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है, वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। एमपी बीजेपी में नाराजगी का ये कोई अकेला मामला नहीं है। सतना जिले की महर विधानसभा सीट से बीजेपी ने 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटा है। उनकी जगह श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बना दिया गया है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। टिकट कटने से नाराज नारायण त्रिपाठी ने पार्टी के नेतृत्व पर तंज कसा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जता ही चुके हैं। वहीं उनके विधायक बेटे का टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया गया। वो इंदौर क्रमांक 3 से दूसरी बार टिकट के दावेदार हैं। कटनी में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी रही हैं ज्योति दीक्षित। उनको टिकट नहीं मिलने के बाद से पार्टी से वो इस्तीफा दे ही चुकी हैं। उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक रणबीर सिंह रावत को भी टिकट नहीं मिला है और उन्होंने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पहले भले ही जारी कर दी है, लेकिन नाराज नेताओं के बगावती तेवर पार्टी के लिए चुनावों में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ दूसरी खबरों की ओर। ऐसे समय में जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में गठबंधन पर सवालिया निशान लगे हैं, कांग्रेस दिल्ली में अपना आधार मजबूत करने में लगी हुई है। दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली और उन्हीं के नेतृत्व में एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत सभी 7 लोकसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत होगी।
हर लोकसभा क्षेत्र में वहां के स्थानीय मुद्दे उठाए जाएंगे और सिर्फ सांसदों से ही नहीं बल्कि स्थानीय विधायकों से भी हिसाब और जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस सभी सांसदों के खिलाफ गुमशुदा का पोस्टर भी उन इलाकों में जारी करेगी। कांग्रेस के सामने चुनौती न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों की है बल्कि उसके एक साल के भीतर यानी 2025 की शुरुआत में ही होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी बड़ी चुनौती दिल्ली में है। और इसीलिए लोकसभा में होने वाली रैलियों के ठीक बाद जिला स्तर और उसके बाद 70 विधानसभा में इसी तरीके की रैलियों को आयोजित करने का प्लान है। शुरुआती दौर में बीजेपी ने सीधे मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी और निशाना साधने से बच जाएगा क्योंकि अभी गठबंधन की बातचीत लगातार जारी है। लेकिन पार्टी का मानना यह है कि आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से भरोसा करना भी संभव नहीं है और इसीलिए 7 लोकसभा सीटों पर तैयारी रखना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट को जारी किया है। बीएसपी ने दूसरी लिस्ट में 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें पहले पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दूसरी लिस्ट में बीएसपी ने आदिवासी बहुल बस्तर इलाके पर फोकस किया है। भटगांव और पत्थलगांव विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और इस बार छत्तीसगढ़ में बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2018 के चुनावों में बीएसपी अजीत जोगी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तब जोगी कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी जबकि बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिल गई थी। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।